में चर्चा का दौर शुरू करते हैं। पैनल हमारे साथ जुड़ गया है, तारुफ आपका करवा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ चैनल हेड एसपी त्रिपाठी जी जुड़े हैं। त्रिपाठी जी, बहुत स्वागत है आपका सत्ता के संग्राम में। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से स्पोक पर्सन विकास बोंदिया जी जुड़ गए हैं। विकास जी, बहुत स्वागत है। और मिथुन अहिरवार जी हमारे साथ जुड़े हैं। मिथुन जी, आपका भी बहुत स्वागत है। मिथुन जी, ब्रेक पर जाने से पहले सवाल मैंने आपसे किया था कि आप कह रहे थे कि अगर इन तमाम जनप्रतिनिधियों को लग रहा था कि कर्जा माफ नहीं किया गया है तो 11वें दिन इस्तीफा दे देना चाहिए था, लेकिन अगर इन्होंने इस्तीफा नहीं दिया था तो आपने तो 11वें दिन के बाद इन लोगों को, जिस तरह से मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, सभी लोगों को आपने मंत्री बना दिया। तमाम महत्वपूर्ण पद इन्हीं लोगों को दे दिए थे, पोर्टफोलियो इन्हीं के ही पास थे। क्योंकि ये असंतुष्ट नहीं थे, ये असंतुष्ट हुए हैं अपने सिंधिया जी का जब राज्यसभा का मामला आया और उन्होंने जो मांगे रखी कि राज्यसभा भी हमी को चाहिए, उप मुख्यमंत्री भी हमी को चाहिए, प्रदेश अध्यक्ष भी हमी को चाहिए, जब इस तरीके की बातें आई हम उनको वो भी देने को तैयार थे, लेकिन हम उनको केंद्र में मंत्री नहीं बना सकते थे। उस समय भाजपा ने उनको प्रलोभन दिया, अभी तक नहीं बना पाए, क्योंकि वो जब वो जा रहे थे उन्होंने वादे कुछ और किए थे, अब कुछ और वादे हो गए। और जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन हुआ वो भी जनता के बीच में डोमेन में है, कैसे 35-35 करोड़ रुपए लेकर के लोगों ने अपना ईमान बेचा, तो ये सब तो कांग्रेस पार्टी नहीं कर सकती थी ना। आप ये बताइए कि 2008 में 18 में हमारी सरकार आई, उसके बाद हमारी सरकार के समर्थन में हमारी सरकार के किए हुए कामों का बखान करके लोकसभा चुनाव इन लोगों ने लड़ा। उसके बाद जिस महीने सिंधिया जी गए 3 तारीख तक करेरा में कर्ज माफी के सर्टिफिकेट वो खुद बांट के गए हैं। मतलब वो जो कर्ज माफी की प्रोसेस थी उससे वो संतुष्ट थे। अगर वो संतुष्ट नहीं थे तो वो कर्ज माफी के सर्टिफिकेट नहीं बांटते, वो कह देते कि नहीं मैं इनसे संतुष्ट नहीं हूं, मैं जा रहा हूं पार्टी में। 3 मार्च को उन्होंने कर्ज माफी के सर्टिफिकेट करेरा में बांटे और 23 मार्च को भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन जाती है। इस दौरान का घटनाक्रम पल पल के गवाह आप लोग रहे हैं और प्रदेश की जनता भी रही है। इस कोरोना काल में जनता को लाइन में खड़े करने वाले लोग, नोटबंदी के समय जनता को लाइन में खड़े करने वाले ये भारतीय जनता पार्टी के लोग, इनसे जवाब जनता मांग रही है कि बताइए, अगर आप ये कह रहे थे कि सिंधिया जी संतुष्ट नहीं थे कर्ज माफी से, तो 7 महीने में कितना संतुष्ट आप उनको कर पाए हैं? 7 महीने में 7 किसान क्या ऐसे हैं जिनकी कर्ज माफी आपने कर दी है? अब आपको जवाब देना है कि यदि आपने एक सरकार इस वादे पर गिराई कि जो काम कहे गए थे वो पूरे नहीं हुए और सिंधिया जी उन वादों को पूरा कराने आ रहे हैं, तो आप बताइए पिछले 7 महीने में ऐसा कौन सा एक वादा है जो सिंधिया जी पूरा करवा पाए हों? क्या अतिथि शिक्षकों का मामला करवा दिया, विद्वानों का करवा दिया, इन लोगों का करवा दिया? उल्टा 6000 कंप्यूटर ऑपरेटर आपने निकाल दिए। कहां आप लोगों को परमानेंट कराने आए थे, कहां आपने संविदा कर दिया? कहां आप लोगों को कर्ज माफी का सर्टिफिकेट, कर्ज माफी का राशि देने आए थे, कहां आप 1-1, 2-2 रुपए की ये पेंशन योजना में पैसा उनके साथ मजाक करें, इस तरीके के काम कर रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी जब सत्ता में होती है तो कुछ कहती, 40-40 हजार रुपए प्रति हेक्टेयर का मुआवजा मांगा था ना शिवराज सिंह चौहान जी ने, 7 महीने में एक को दे दिया हो तो बताएं। जब विपक्ष में रहते हैं तो कुछ वो और बोलते हैं। और सिंधिया जी का कौन सा ऐसा वादा है जो वो भारतीय जनता पार्टी में आकर के पूरा करवा पाए जो कि कांग्रेस में पूरा नहीं हुआ? ये बात सत्ता पक्ष के प्रवक्ता जरूर बताएं। पूछ लेते हैं बोंदिया जी, मिथुन जी के सवालों के जवाब भी दीजिए। और साथ ही मेरा भी सवाल है कि ये जिस तरह से जो चुनाव थोपा गया है, ये किस तरह से जनतंत्र के लिए, इससे पहले भी मैंने प्रवक्ता थे उनसे पूछा था, जनतंत्र के लिए थोपा गया है, लोकतंत्र के लिए या आत्मतंत्र के लिए या व्यक्ति विशेष तंत्र के लिए? देखिए, अगर लोकतंत्र के में लगी हुई बीमारी के इलाज के लिए अगर कुछ नियोजन किया गया है तो इसका मायने ये तो नहीं है कि 15 महीने तक हम जो बीमारी भोगते रहे वो 5 साल तक भोगते रहते। भाई वो वहां के उन क्षेत्रों के जनप्रतिनिधि समझ रहे थे, इसलिए उन्होंने इस्तीफा दिया और वो स्वीकार उन्हें नहीं था कि हम इस बीमारी को और लंबा भोगे। तो मुझे लगता है कि चुनाव थोपना नहीं कहा जाना चाहिए। चुनाव होने से तो चीजें आसान हो गई हैं, ये हमारा पक्ष है। उंगली में आपने तो बाईपास सर्जरी कर दी पूरी। नहीं, वो उंगली की बीमारी नहीं थी, वो उंगली में कंपन आ रहा था, लेकिन डॉक्टर बता रहा था कि हृदय गड़बड़ा है, तभी ये कंपन आ रहा है। ये उन लोगों ने समझा ना, जनता के मार्फत अपने अपने क्षेत्रों की, जो विधायकों ने इस्तीफा दिया उन्होंने अपने क्षेत्रों की जनता की पल्स को पढ़ा और उसके बाद में तो ये कदम उठाया। रस्क जी, नहीं तो कमलनाथ जी से ज्यादा व्यवसायिक आदमी कोई है क्या? अरे वो खुद ही इधर उधर हो सकते थे, वो उस व्यवसाय को ज्यादा अच्छा समझते हैं अगर तो। लेकिन ऐसा नहीं होता, खरीदी बिक्री से लोगों का राजनीतिक सामाजिक जीवन नहीं आगे बढ़ता है। क्षेत्र की जनता
वही क्षेत्र की जनता कह रही है कि भाई हम जब कोई विधायक गुजर जाता है, किसी का निधन हो जाता है, तभी उपचुनाव होते हैं। ये इस बीच में उपचुनाव का क्या औचित्य था? कोई औचित्य नहीं था। रेफरेंडम करवा लेते आप लोग। देखिए आप लोग जनता की बात सुनते हैं तो रेफरेंडम करवा लेते, उससे आप लोगों को पता चल जाता है कि जनता ये हो रहा है ना, ये हो रहा है ना, पता लग जाएगा। ये उन क्षेत्रों का रेफरेंडम आप कह लीजिए, उसे निर्वाचन नया कह लीजिए, एक ही बात है। दूसरी बात जो एक बात आ रही थी, मिथुन जी बार बार कह रहे हैं कि कौन से वादे पूरे हुए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की डेवलपमेंट फिलॉसफी अपनी है, उसके ऊपर काम होगा। मैं लेकिन एक बात कह दूं, बहुत जल्दी, वो झूठे सर्टिफिकेट बंटवाए जाने से ही तो हताहत थे सिंधिया जी। सर्टिफिकेट तो सरकार का कृषि विभाग और सहकारिता विभाग कर रहा था। सिंधिया जी छोटे बैंकों से कर्जा माफ हो नहीं रहा था। देखिए, ये दलील तो कहीं से कहीं तक वैलिड है ही नहीं। अच्छा, एक बात बताइए, शिवराज जी की सरकार दिए गए, सिंधिया जी बच्चे नहीं है। मैं आपसे इस बात का जवाब दूंगा। मेरे सहयोगी जुड़ गए, खंडवा से सीधे लाइव रिपोर्टिंग कर रहे हैं, जो इस वक्त खंडवा का सीधा हाल बताएंगे। हमारे साथ इस वक्त अखिलेश ठाकुर जुड़ गए हैं। अखिलेश, क्या स्थिति बताई जाती है? कितने प्रतिशत तक मतदान अब तक हो चुका है? जी बिल्कुल, आपको बता दूं, खंडवा जिले का जो मानदाता यहाँ पे जो सीट है, वहाँ पे फिलहाल में 10% यहाँ पे चुनाव का जो मतदान हो चुका है, हुआ है अभी तक। और मैं अभी फिलहाल में मानदाता की जो मुंदी जो क्षेत्र है, वहाँ पे 171 में अभी मैं खड़ा हूँ, जो मतदान केंद्र है। और मेरे साथ में अभी भाजपा के प्रत्याशी है नारायण पटेल जी। उससे अभी जानना चाहूंगा कि जो जिस तरह से अभी कांग्रेस छोड़कर जो भाजपा में शामिल हुए हैं, और उनको इस तरह किस तरह यहाँ पे जनता उनके ऊपर विश्वास करेगी। तो मैं जी पटेल जी, बताइए कि आपके ऊपर अभी फिलहाल में कई आरोप लगे हैं कि गद्दार और इस तरह के, और आप जैसे भाजपा में शामिल हुए, तो इस तरह के आप जनता आपके ऊपर किस तरह से विश्वास करेगी? कांग्रेस के पास पहले 84 दिल्ली का एजेंडा था, अब केवल पूरे 28 सीट में 3 बिंदु का एजेंडा है। इसके अलावा उनके पास कोई उपलब्ध नहीं। आपका कहना जो आप कह रहे हैं, चुनाव में वही कहा है, मगर इसका जनता पे कोई विपरीत असर नहीं है, और जनता पूरा इसका हिसाब किताब 10 तारीख को देगी। जी देखिए, मेरे साथ में इस वक्त जो मानदाता से नारायण पटेल साथ में, और उन्होंने कहा कहना है कि जनता मेरे को पूरी तरह से विश्वास करेगी, और जो मेरे तरफ से जो मेरे पे आरोप लगाए गए हैं, वो एक निर्धारित रूप से प्रत्यक्ष रूप आरोप जो लगाए हैं, वो जनता उनको जवाब देगी। खंडवा से मानदाता से अखिलेश ठाकुर, स्वराज। जी अखिलेश, साथ ही मैं ये भी जानना चाहूंगी कि कितने प्रतिशत तक वोटिंग अब तक वहां पर हो चुकी है? लगता है अखिलेश से संपर्क हमारा टूट गया। दोबारा अखिलेश से जुड़ने की कोशिश करेंगे। बोंदिया जी, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। ये मैं चर्चा कर रहा था कर्जा माफी के ऊपर। तो मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने 800 करोड़ रुपए के कर्जा माफी के भुगतान बैंकों को किए हैं इन 7 महीनों में। भाई, सर्टिफिकेट आपने पहले बांट दिए थे। यही तो कारगुजारी रही कमलनाथ जी की सरकार की, कि सर्टिफिकेट बांटने वाला डिपार्टमेंट कौन? कृषि विभाग, सहकारिता विभाग। अरे बैंकों में तो पैसा जमा होना चाहिए ना, बैंकों में पैसे ही जमा नहीं हुआ, तो वो किसान की असल कर्ज माफी जो बैंक से होती, जो उसे एनओसी बैंकर जारी करता, उसका महत्व है, वो सर्टिफिकेट का महत्व नहीं है। तो मुझे लगता है कि ये काफी था। और देखिए, जहां तक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के विषय में भारतीय जनता पार्टी की अपनी थ्योरी है, हमने 0% ब्याज दर पे किसान को फसल लोन दिलवाने की पहल करी, और तो और उसमें 10% सब्सिडी भी वो ले सकता है। बताइए आप, कमलनाथ जी की सरकार ने इस अहम बिंदु को क्यों गोल कर दिया? क्यों बैंकों से वो बात बंद हो गई? क्यों वही 8-9% के कर्जे पे ब्याज दर पे मामले आ गए? तो बड़ा स्पष्ट है कि जो कांग्रेस ने विधा ढूंढी थी वो बहुत कारगर नहीं रही थी। भारतीय जनता पार्टी की शिवराज सरकार ने इन 7 महीने में एग्रीकल्चर के ऊपर मैं बोल रहा हूं, इरिगेशन के नए प्रोजेक्ट चालू किए हैं, समर्थन मूल्य पे गेहूं की रिकॉर्ड खरीदी, 4,500 समर्थन मूल्य खरीदी केंद्रों को बना के करी है, जो देश में उसे अव्वल बनाता है। नंबर 3, हमने फसल लोन का डिसबर्समेंट बढ़ाया है। मुझे लगता है
कि ये सब बिंदु थे, और खास करके जो ये किसान और मंडी वाले मामले में हमने किसानों को एक ओपन एंड दिया है अपनी फसल की बिक्री का, जिसमें व्यवसायी, व्यापारी और साधारण लोग भी किसान के उत्पादन को खरीदने के लिए प्रेरित हो रहा है। आप देखेंगे सोयाबीन के भाव पे असर गिरा है, सोयाबीन का भाव तेज जा रहा है, उसका कारण ये है। तो हमने अच्छे नीतिगत निर्णय भी लिए हैं, अपने आर्थिक स्रोतों को भी सरकार ने किसानों की भलाई के लिए मोड़ा है। अब आप देखिए फसल बीमा, फसल बीमा के मामले में प्रीमियम जो 2 साल के जमा नहीं हुए थे, 18 का भी और 19 का भी, वो जमा भी करवाया और क्लेम का डिसबर्समेंट 4,500 करोड़ से ज्यादा का हुआ किसानों को। तो ये पैसा किसानों के पास आया ना। इसके बाद में नए फसल बीमा, अब इस साल दिक्कत आई, फसल खराब होने लगी थी अगस्त के शुरू से ही, लेकिन सरकार ने फसल खराब होने के बावजूद भी किसानों को मौका दिया 31 अगस्त तक कि भैया आप फसल का बीमा कराइए, ताकि आपको उसका क्लेम के रूप में क्लेम पैसा जो मिलेगा वो आपकी फसल बर्बादी के लिए 25 रुपए, 30 रुपए, 35 रुपए, ना देखिए 25-30 रुपए कैसे हुआ, वो कांग्रेस के बनाए हुए क्लेम रिकॉर्ड थे, तब की अनावरियां थी। अरे 19 में कौन था सरकार में, 19 में प्रशासन किसके हाथ में था? मान लीजिए अगर बीमा के लिए जो स्केल ऑफ फाइनेंस होता है उसके मुकाबले आपने अगर बीमा के क्लेम को कम करने का काम किया, 50-60% तक ले आए, तो आप कौन ले आए? उस वक्त कांग्रेस की सरकार के निर्णय थे वो। ठीक है, ठीक। त्रिपाठी जी, जिस तरह से ये जो उपचुनाव हो रहे हैं, इनमें से जो ये जो 25 पूर्व विधायक, इनके सामने तो बड़ी चुनौती है कि चुनाव एनी हाउ जीतना ही जीतना है, और इनमें से कई विधानसभा क्षेत्र सीट ऐसी हैं जहां पर जीत का जो मार्जिन रहा है वो 2350, 1236 और 1256, इस मार्जिन पे कैंडिडेट जीते हैं। तो क्या लग रहा है इस मर्तबा किस तरह के समीकरण बैठने वाले हैं? देखिए, अगर वास्तव में उपचुनाव अगर हो रहा है तो सिर्फ 3 जगह को मानिए जहां विधायक के निधन पे हो रहा है। जौरा है, ब्यावरा है और आगर है। बाकी जगह तो उपचुनाव थोपे ही गए। विकास जी कुछ भी कहें, विकास जी जैसा कि सिंधिया जी जैसा रश्क में सवाल भी किया आपसे, सिंधिया जी ने किस मुद्दे पे कहां से ज्यादा खटास आई कमलनाथ जी और उन पे, उस मुद्दे पे ना कि सड़क से उतर जाएंगे, उन्होंने कहा उतर जाएं। क्या उनको आप रेगुलर करेंगे? सिंधिया जी अगर अपने समर्थकों को लेकर के आए हैं, कई अपनी शर्तों पे आए हैं, तो उनकी ये शर्त भी जनता के, अगर वो चौकीदार हैं, जनता के, उन्होंने खुद कहा कि मैं कुत्ता हूं लेकिन कुत्ता वफादार होता है, वह जनता के प्रति वफादार हो। तो जिनको रेगुलर करने की बात कही थी, जिसपे उन्हें खटास आई, क्या उनको रेगुलर करेंगे? उन्होंने कहा कर्ज माफी की बात, आपने कहा 700 कुछ करोड़ बांट दिया जिसका सर्टिफिकेट था, इसके पहले 6000 करोड़ बांट दिया था, करीब 36,000 करोड़ चाहिए सारे किसानों का कर्ज माफ के लिए, तो 7 से 13,000 करोड़ हुआ। क्या बाकी किसानों का कर्ज माफ करेंगे आप? ये सवाल है। लेकिन यहाँ पे रस्क सबसे बड़ी बात तो यही है, मिथुन जी से आप सवाल कर सकती हैं। मैनेजमेंट गुरु कह के आए थे 6 महीने पहले कमलनाथ जी के मैनेजमेंट गुरु हैं, और सरकार बन गई और सीएम बन गए, लेकिन उनका मैनेजमेंट यहाँ पूरी तरह से फेल रहा। पहली बात तो उन्होंने शुरुआत की, जैसा नापित जी कह के गए हैं कि शुरुआत आपने की, इंड हम करेंगे। आपने नारायण त्रिपाठी और शरद कोल को अगर उनसे तोड़ा, कहां पे तोड़ा आपने? एक विधेयक जिस पे विप भी जारी नहीं हुआ था, विप जारी नहीं हुआ था तो कोई किसी को भी वोट दे सकता है। अगर कोई फाइनेंशियल मैटर होता, वित्तीय विधेयक होता कोई, फिर आप क्रॉस वोटिंग कराते और विप जारी होता, तो माना जा सकता था कि नारायण त्रिपाठी या शरद कोल को आप अपनी तरफ ले आए। आपने ऐसे मुद्दे पे, कहते ना, फुलझड़ी छोड़ दी, तो उस मुद्दे पे जिसपे कि खुद डिवीजन नहीं मांगा था विपक्ष ने, सत्ता पक्ष की तरफ से डिवीजन हमेशा मांगता है विपक्ष, आपने डिवीजन विपक्ष ने नहीं मांगा, उस बिल का विपक्ष भी समर्थन कर रहा था, आपने अपने विधायक उठा के डिवीजन मंगवाया और फिर 2 लोगों से क्रॉस वोटिंग कराई। तो मैनेजमेंट आपका पहले यहां फेल था। आपके इतने सारे विधायक बेंगलोर चले जाते हैं, आप कहते हैं कि हम लोगों को मिलने नहीं दिया, दिग्विजय सिंह जी गए मिलने नहीं दिया, जीतू पटवारी जी गए मिलने नहीं दिया, नहीं तो आधे विधायक टूट जाते। अरे आपका इंटेलिजेंस कहां था? मैनेजमेंट गुरु है तो, कि आपके इतने विधायक जाने वाले हैं, आप मुख्यमंत्री हैं, आपके पास इतना बड़ा महकमा है कि आप उनको जाने ही नहीं देते। आपको आपकी इंटेलिजेंट रिपोर्ट आई होगी कि टूट रहे हैं, नहीं आई तो वो फेल है। तो मैनेजमेंट कहां? त्रिपाठी जी,
मीडिया में ये खबर निकल के आ रही है, तो विश्वसनीय सूत्रों के हवाले से भी जानकारी मिल रही है कि भाई ये इस तरह के समीकरण होने वाले हैं। आप कह रहे हैं कि मतलब वाकई में मैं इसी सवाल का जवाब आपसे लूंगी। हमारे साथ विनोद शर्मा जुड़ गए हैं, ग्वालियर में जिस तरह से जो मतदान हो रहा है उसका ताजा हाल बताएंगे। विनोद, क्या स्थिति बताई जाती है, कितने प्रतिशत तक मतदान हो चुका है अब तक? देखिए, अभी 10 से 12% मतदान हो गया है और अभी कुछ देर पहले राज्यसभा सांसद बीजेपी नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया भी आए थे और एएमआई शिशु मंदिर जो मतदान केंद्र है वहां उन्होंने मतदान किया था। इस दौरान पूर्व मंत्री माया सिंह भी मौजूद थी और दोनों ने एक साथ मतदान किया था। और इस दौरान ज्योतिरादित्य सिंधिया ने साफ तौर पर कहा कि 28 की 28 सीटें वो जीतेंगे और उन्होंने ये भी कहा कि विकास की जो शिवराज सरकार है उस विकास की वजह से जो मतदाता है वो उनके पक्ष में वोट करेगा। तो अभी जो मतदान है वो पूरी तरह से शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है। केवल हजीरा इलाके में एक दो जगह ऐसा सुनने को मिला था कि दो समर्थक हैं अलग अलग प्रत्याशियों के, उनमें कुछ विवाद हुआ था। इसके अलावा प्रशासन की जो टीम है वो लगातार पेट्रोलिंग कर रही है, साथ ही डबरा और उपनगर ग्वालियर, इसके साथ साथ 15 सदर जो है वहां पर मतदान पूरी तरह से शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है। अभी तक किसी तरह की कोई अप्रिय घटना की भी जानकारी नहीं है, ना ही कहीं किसी तरह की कोई मशीन या उसमें तकनीकी खराबी की कोई जानकारी है। कोविड-19 गाइडलाइन का पूरी तरह से पालन भी किया जा रहा है। इसके साथ साथ जो मतदाता पहुंच रहे हैं उनको मास्क दिए जा रहे हैं, मतदान केंद्र पर ही ग्लव्स दिए जा रहे हैं और हैंड सैनिटाइजर कराया जा रहा है, साथ ही दूरी भी रखी जा रही है और उनको टोकन भी दिया जा रहा है। तो अभी का जो अगर मान के चले आकलन के ग्वालियर में मतदान पूरी तरह से शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है, जबकि जो मुरैना क्षेत्र है वहां पर सुमावली और मुरैना वहां जरूर कुछ अप्रिय घटनाओं की जानकारी मिल रही है। बाकी का अभी जो ग्वालियर है वो चूंकि अभी कुछ देर बाद केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी मुरार स्थित अपने मतदान केंद्र में मतदान करने पहुंच रहे हैं, तो अभी मतदान जो प्रक्रिया है वो बड़े शांतिपूर्ण तरीके से चल रही है और जो प्रत्याशी हैं या फिर बड़े नेता हैं वो मतदान करने पहुंच रहे हैं मतदान केंद्रों पर। जी विनोद, इससे पहले जब चुनाव होते थे उनमें क्या आप मतलब फर्क देखते थे और इस मर्तबा कोरोना काल में जिस तरह से चुनाव हो रहे हैं इसमें क्या अंतर आप देख रहे हैं? और साथ ही मेरा एक और ये सवाल है कि प्रत्याशी क्या जिस प्रत्याशियों का तो आपने बता दिया है, जो वोट देने के लिए जो जनता पहुंच रही है, मतदाता पहुंच रहे हैं, वो किस आधार पर वोट कर रहे हैं अगर आपकी बात हुई हो तो? देखिए, इस बार पहली बार ये देखने को मिला है कि जो अमूमन बुजुर्ग लोग हैं, सीनियर सिटीजन हैं, वो दोपहर के बाद आते हैं क्योंकि मौसम में सर्दी है, सुबह के समय नहीं आते हैं बाहर। लेकिन कोविड के चलते जो बुजुर्ग हैं वो सबसे पहले पहुंच रहे हैं और उनका ये कहना है कि वो जल्दी मतदान कर जाएंगे ताकि जो संक्रमण है उससे वो दूर रह पाएंगे और भीड़ से बचे रहेंगे। तो ये पहली बार हमें देखने को मिला। महिलाएं सबसे पहले वोट करने पहुंच रही हैं, ये पहली बार हमें देखने को मिला, क्योंकि अमूमन होता ये था कि दोपहर के बाद जो महिलाएं हैं वो घर से बाहर निकलती थी, वो मतदान करने आती थी, बुजुर्गों को लेकर उनके जो परिजन होते थे वो आते थे। और साथ ही जो प्रत्याशी हैं वो भी अपने अपने क्षेत्रों में भ्रमण कर रहे हैं, पहुंच रहे हैं अपने क्षेत्रों में। मतदान को लेकर जो लोग हैं उनका ये कहना है कि भाई ठीक है, मतदान करना एक संवैधानिक प्रक्रिया है, उनका एक अधिकार है और ये अधिकार उनको मिला हुआ है, इसलिए वो मतदान करने आए हैं। सरकार चुनेंगे वो, लेकिन इस बात को भी उनके मन में कहीं ना कहीं साफ तौर पर टटोला हमने तो देखने को मिला कि भाई उन्होंने 5 साल के लिए जनप्रतिनिधि को अपने को चुना था, लेकिन अचानक 2-2.25 साल में इस तरह से उन्हें मतदान करना पड़ेगा, ये उन्होंने सोचा नहीं था। और साथ ही वो ये भी कह रहे हैं कि अब भविष्य में ऐसा ना हो कि 2023 के पहले उन्हें मतदान करना पड़े, ये भी उनके मन में है। अब उनने किसको लेकर क्या मन में अंतरात्मा में उनके क्या रहा, कौन सी बटन उसने दबाई, क्या सोच कर दबाई, विकास को सोच कर दबाई या पार्टी बदल को दबाई, ये आने वाला 10 नवंबर। ठीक है, आप नजर बनाए रखिएगा। अपडेट हम आपसे दिन भर आज लेते रहेंगे। बहरहाल बहुत शुक्रिया विनोद आपका तमाम जानकारी के लिए। साची का भी रुख कर लेते, इलियास खान हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। इलियास, क्या कुछ नई तस्वीरें देखने को मिल रही है इस वक्त? देखिए, कोविड-19 की गाइडलाइन के तहत मतदान बहुत स्लो है। 10 बजे 10-10:30 बज चुके हैं और अभी तक के सिर्फ 10% ही मतदान हुआ है। ज्यादातर बुजुर्गों का भी निकलना कम हो रहा है और कोविड-19 का पूरी तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। सैनिटाइज भी हाथों को किया जा रहा है, ग्लव्स भी दिए जा रहा है,
सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी किया जा रहा है। और यहाँ पर सांची विधानसभा जो है ना एक हाई प्रोफाइल सीट कहलाती है, और हाई प्रोफाइल सीट के हिसाब से यहाँ पर ज्यादातर जो चुनाव होता था और जो परसेंट बहुत बड़ा रहता था, उस परसेंट में कुछ गिरावट नजर आ रही है। उसकी मेन वजह सिर्फ ये भी हो सकती है कि जो सरकार, जो लोगों ने प्रतिनिधि चुन के भेजा था, वो 5 साल के लिए चुन के भेजा था, और ये 2 साल बाद फिर मतदाताओं को मतदान करना पड़ रहा है। तो इससे काफी नाराजगी है लोगों में, और देखने में ये आ रहा है, जैसे बॉर्डर से जो बात करी हमने, तो उसका भी कहना ये है कि हमने 5 साल के लिए प्रतिनिधि भेजा था, हमको फिर हमारे ऊपर ये चुनाव थोपा गया है। जो मतदाता मतदान के लिए मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं, उनमें हालांकि आप बता रहे हैं कोविड-19 के चलते जो संख्या है वो कम बताई जा रही है, लेकिन उनमें से सबसे ज्यादा किस मतलब समुदाय के लोग, या बात करें बुजुर्ग सबसे ज्यादा दिख रहे हैं, या युवा दिख रहे हैं, या गृहिणियां दिख रही हैं, इस वक्त किनकी जो तादाद है वो ज्यादा है वहां पर? देखिए, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि तादाद तो बहुत कम है और परसेंट भी बहुत कम है, मगर उसके बाद भी बुजुर्ग और युवा पीढ़ी के लोग अब चुनाव करने तो आ रहे हैं, वोट डालने तो आ रहे हैं, मगर उस तादाद में नहीं आ रहा है, क्योंकि 10:30 और 11 का टाइम हो गया है और 10% वोटिंग हुई है सिर्फ। तो उससे ये लग रहा है कि शायद लोगों में आक्रोश है तो उपचुनाव को लेके, क्योंकि अब लोगों का कहना, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि लोगों का कहना ये है कि हमारे ऊपर ये चुनाव थोपा गया है और जनता के ऊपर इसकी मार पड़ी। क्या दोनों ही दलों के प्रत्याशियों ने अपना अपना वोट डाल दिया? जी हाँ, प्रत्याशी ने अपने ग्राम में हरदोट में कांग्रेस प्रत्याशी ने अपना वोट डाला, और प्रभु राम जी इसी पोलिंग बूथ पे, यानी कि 141 पोलिंग बूथ पे वोट डालने आने वाले हैं, और वो इसी पोलिंग बूथ पे अपने परिवार के साथ वोट डालेंगे। जी, आप नजर बनाए रखिएगा, अपडेट आपसे आगे भी लेंगे। बहरहाल बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। तो मध्य प्रदेश के 28 सीटों पर विधानसभा का उपचुनाव हो रहा है, और हम लगातार यहाँ पे चर्चा कर ही रहे। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ गुफा मंदिर पहुंचे, यहाँ पर सहयोगी अतुल शर्मा बात कर रहे हैं। सर, मंगलवार का दिन और मंगलवार को ही वोटिंग, मंगलवार के दिन वोटिंग, मंगलवार गिनती भी मंगलवार को होगी, और हनुमान जी की कृपा, हनुमान जी का आशीर्वाद की मैं कामना करता हूँ। सर, सुबह से ही वोटिंग प्रतिशत बहुत बड़े आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि लोग निकल रहे हैं घर से मतदान करने। लोगों को बहुत दिलचस्पी है जी मतदान की। तो लोगों को बहुत दिलचस्पी है मतदान की, और साफ तौर पे पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के चेहरे पे जिस तरीके से कॉन्फिडेंस लग रहा है, तो कहीं ना कहीं वो आश्वस्त हैं कि मध्य प्रदेश के अंदर जिस तरीके से वोटिंग हो रही है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के पक्ष में हो रही है। कैमरा दीपक के साथ अतुल शर्मा, स्वराज एक्सप्रेस, भोपाल। मिथुन जी, ये जो कॉन्फिडेंस देख रहे हैं, हमारे सहयोगी अतुल ने भी इस कॉन्फिडेंस का जिक्र किया है, क्या ये कॉन्फिडेंस वाकई में उस मेहनत का है, या आश्वस्त है कि जनता बीजेपी से नाराज है इसलिए, या फिर कल जिस तरह से देर रात तक पीसीसी में जो मीटिंग चली है उसका है, और उसके बाद मीटिंग के बाद 4 निर्दलीय विधायक कमलनाथ के निवास पे जाते हैं, मुलाकात करते हैं, या उसका कॉन्फिडेंस है? किस चीज का कॉन्फिडेंस? देखिए, ये कॉन्फिडेंस कॉम्पोजिट है, इसमें हमारे किए हुए कार्यों के आधार पर जो आने वाली आत्मविश्वास है वो भी है, और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो गुस्सा है इस कॉन्फिडेंस में वो भी सम्मिलित है, जिसको कि हम मटेरियलाइज करने में सफल हो रहे हैं। और इसके पीछे कारण ये है कि जहां हमने पॉलिसी बना करके उनको इम्प्लीमेंट किया, वहां भारतीय जनता पार्टी के लोग केवल भ्रम फैला रहे हैं। इनके कृषि मंत्री कहते हैं कि कर्ज माफी पाप है, यहाँ विकास बोंद्रिया जी कहते हैं 800 करोड़ रुपए की कर्ज माफी हमने की। इनके पार्टी की अब कोई ऑफिशियल स्टैंड अभी तक नहीं आया कि कर्ज माफी, जैसे कि त्रिपाठी जी ने पॉइंट आउट किया, क्या ये आपकी पार्टी की पॉलिसी है, क्या आप कर्ज माफी करेंगे या नहीं करेंगे। और 7 महीने में अगर आपको करनी थी, मतलब वादा तो यही था ना कि 10 दिन में नहीं हुआ इसलिए मैं आया हूं, तो 10 दिन थोड़ी साहब 7 महीने हो गए, आपने क्या किया? आपके कृषि मंत्री तो डिनाई करते हैं। हमारे ऊपर ये विकास जी ने कहा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जी जो 50 साल की एज क्रॉस कर चुके हैं, उन पर हमने दबाव डाल करके, और महाराज जी पर दबाव डालकर पे हमने फर्जी सर्टिफिकेट दिखा दिए। चलिए, हो सकता है हमारी पार्टी में 1 मिनट के लिए फॉर द सेक ऑफ द आर्ग्यूमेंट मान लिया,
आपके कृषि मंत्री कमल पटेल पर कौन सा ऐसा दबाव था जिसकी वजह से विधानसभा में स्वीकार किया कि 2.7 मिलियन किसानों की 11,500 करोड़ रुपए की कर्ज माफी हमने की है, उन पर कौन सा दबाव था, ये जनता को बता दीजिए। साथ ही आपने एक बहुत अच्छी बात कही थी बीमारी को लेकर। 15 महीने की जो सरकार थी वो बीमार थी, इस बीमारी का इलाज हम लोग कर रहे थे। बीमारी का इलाज तो हो सकता है साहब, लेकिन जिस सरकार की 2018 में लाश बिछा दी थी जनता ने, उस सरकार को जादू टोना करके पुनर्जीवित क्यों किया, इस बात का जवाब भी आपको देना चाहिए। तो भारतीय जनता पार्टी से लोग नाराज हैं कमलनाथ जी का। गुरु का मैनेजमेंट पूरी तरह फेल रहा है, ये आप स्वीकार करते हैं? देखिए त्रिपाठी जी, जहां तक जानकारी की बात है, दिग्विजय सिंह जी ने 2 मार्च 2020 को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये खुलासा किया था कि भारतीय जनता पार्टी के लोग प्रयास कर रहे हैं हमारे विधायकों को, नरोत्तम मिश्रा जी और शिवराज जी, उन्होंने नाम लेकर के बोला था, खरीदने का प्रयास किया। आप और उसके बाद देखिए, आपको मालूम था, फिर भी आप नहीं रोक पाए। फिर आप बोल रहे हैं कि बंगलौर में हमको विधायकों से नहीं मिलने दिया। जो लोग सिंधिया जी के जो अगर नाराज, आपको मालूम सिंधिया जी नाराज हैं, आप उनको नाराज कर रहे थे, बहुत सारे कारण हैं, उनको मालूम है। हम इस चैनल में हम वो कारण नहीं बता सकते कि सिंधिया जी को किस तरह से आप लोगों ने नाराज किया, किस तरह से उनकी बेइज्जती कर रहे थे। लेकिन जब उनके समर्थक विधायक, आप जानते हैं कि उनके समर्थक हैं, लोग कह रहे हैं महाराज बोलेंगे कुआं में कूद जाएंगे, बोल लेंगे तो मैं कूद जाऊं, फिर आपने उनको मैनेज क्यों नहीं किया? ये आपका फेलियर था कि नहीं था? देखिए त्रिपाठी जी, जो व्यक्ति जायज मांगे करता है, सरकार से अपनी मांगे रखता है और उन मांगों को पूरा कराने के लिए आश्वासन देता है, उसकी बातें मानी जा सकती हैं। लेकिन जो किसी एजेंडा के तहत अपने महाराज को कहीं पहुंचाने के लिए पैसे ले ले, उसके सामने अगर बीजेपी अगर 35 करोड़ ले रही है तो हम 70 करोड़ लेकर के खड़े हो जाएं, ना हमारी पार्टी के पास इतना पैसा है, ना इस तरीके की खरीद फरोख्त में हम लोग यकीन करते हैं। तो खरीद फरोख्त हमको करनी नहीं थी, जिनको जाना था वो लोग चले गए। अब जनता के मामले, ये सूरपुर मामला है, जनता बताए कि किसको वो खरीदार मानती है, किसको वो विक्रेता मानती है, किसको क्रेता मानती है और किसको जनसेवक मानती है और किसने इस जनता के लिए काम करा है, वो लिटमस टेस्ट में सामने आ जाएगा। बोंदिया जी बता रहे हैं कि लिटमस टेस्ट ही है ये शिवराज का। मिथुन जी देखिए, बड़ी बड़ी बातें खरीदी बिक्री की कर रहे हैं कांग्रेस के लोग। एक बात बताइए, जो तारीख आ रही थी निकल के 2 मार्च 3 मार्च, उसके पहले कमलनाथ जी कितनी बार प्रेस के सामने बोल चुके कि हमारे साथ में बीजेपी के बहुत सारे विधायक संपर्क में हैं, वो हमारे साथ आ जाएंगे। इसका क्या, इससे क्या नैतिकता झलकती है और आप क्या इशारा करना चाह रहे थे? आपकी जेब में पैसे कम थे, ये इशारा करना चाह रहे हैं अब आप? मुझे लगता है, देखिए, जो एक राजनीतिक उपक्रम चलता है और किस तरह से असंतुष्ट विधायक सरकार छोड़ देते हैं, वो हमने देखा है। बड़ा स्पेसिफिकली मैं बताना चाह रहा हूं कि मसला ये नहीं है कि कांग्रेस के किए गए वादों को भारतीय जनता पार्टी का क्या स्टैंड है। मसला ये है कि आपने अगर 10 दिन का वादा करके लोगों के वोट बटोर लिए थे, कुछ और कुछ भी कितने, भारतीय जनता पार्टी से आधा फीसदी कम, मध्य प्रदेश में आधा फीसदी कम। सुनिए ना, सीटें कितनी ज्यादा थी। देखिए, 2 बातें वस्त जी, कांग्रेस कहती रहे कि इनका सरकार चली गई थी, लोगों ने उसको पटक दिया। अरे साहब, सरकार बनाने का मैंडेट आपको तो नहीं दिया था, बहुमत था क्या? आपने जोड़ तोड़ करके निर्दलियों को, अन्य दलों को साथ लेके, अब हमें नहीं मालूम कैसे आपने गठजोड़ का, हम कहीं पैसे दिए थे आपने? तो आपको कोई मैंडेट नहीं था। जनता का मैंडेट कांग्रेस के साथ में नहीं था कि सरकार बनाए, होता तो स्पष्ट बहुमत उन्हें मिला होता, तब हम ये बात कहते। रोकना चाहूंगी, शिवपुरी के पोहरी से अभिषेक हमारे साथ संवाददाता जुड़ गए हैं, जिनसे जान लेते हैं कि क्या वहां पे मतदान का प्रतिशत है। अभिषेक, जानना चाहेंगे कि इस वक्त क्या मतदान का प्रतिशत बताया जा रहा है और मतदान केंद्र पे लोगों की कितनी भीड़ देखने को मिल रही है? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, इस वक्त हम बहराल मतदान केंद्र पर हैं, जहां नगर परिषद में 2 अलग अलग मतदान केंद्र बनाए गए हैं और वहां कोविड-19 के चलते व्यवस्थाओं का सुचारू रूप से कार्य जारी है। थर्मल स्कैनर है, सैनिटाइजर है। दूसरी ओर मैं बताना चाहूंगा, अभी तक 10 बजे तक करीब 15% मतदान हो चुका है, जहां भाजपा के प्रत्याशी राज्य मंत्री सुरेश राठौड़ अपने गृह ग्राम जाकर सबसे पहले मतदान कर चुके हैं और लोग भी लगातार मतदान के लिए नजर आ रहे हैं। ऐसा लगता है कि इस बार मतदान और अधिक होगा। वहां पे जो मतदाता पहुंच रहे हैं मतदान करने के लिए, किन मुद्दों के आधार पर मतदान कर रहे हैं, अगर आपकी बातचीत हुई हो तो? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, पौरी विधानसभा जातिवाद स्थापित है और यहाँ
जातिवाद को ही लेके मतदान होता है, तो वहीं कुछ लोग विकास को लेकर मतदान करेंगे। हालांकि ये तो रिजल्ट आने के बाद ही सामने आएगा कि मतदाता किसको पसंद करते हैं। कोविड-19 को लेकर जो गाइडलाइन बनाई गई थी अभिषेक, क्या उस पूरी गाइडलाइन का पालन मतदान केंद्रों पर किया जा रहा है? जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा, प्रत्येक मतदान केंद्र पर कोविड-19 को लेके लगातार सतर्कता बरती जा रही है। थर्मल स्कैनर, सैनिटाइजर और मास्क उपलब्धता कराए गए हैं और लगातार 6 फुट की दूरी बना के लंबी लाइन में यहाँ वोटिंग जारी है। बिल्कुल अभिषेक, क्योंकि पोहरी में जो मुकाबला है वो त्रिकोणीय मुकाबला है, और कौन सा कैंडिडेट है जो भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है? जी मैं आपको बताना चाहूंगा, इस बार पोहरी विधानसभा में तीनों प्रत्याशियों में कोई ज्यादा अंतर नजर नहीं आएगा। तीनों ही बाहुबली नजर आ रहे हैं, तो कहना बड़ा मुश्किल होगा कि कौन सा प्रत्याशी इस बार भारी है। चलिए, नजर बनाए रखिए, लगातार अपडेट आपसे हम लेंगे। बहरहाल जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो लगातार हम चर्चा कर रहे हैं, एक बार फिर से आपका तारुफ हम अपने पैनलिस्ट से करवा देते हैं। एसपी त्रिपाठी जी चैनल हेड हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे साथ बोंदिया जी जुड़े हुए हैं, लगातार भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रख रहे हैं, और प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी से हैं मिथुन अहिरवार जी, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। त्रिपाठी जी, आप कितना भी पूछ लें कि आपका इंटेलिजेंस का फेलियर है, लेकिन मिथुन जी और कांग्रेस पार्टी की तरफ से कोई जवाब नहीं आएगा। जवाब आएगा भी कैसे? सामने दिख रहा है, जिस तरह से बीजेपी का सामने दिख रहा है कि जैसे बोल रहे थे कि लोकतंत्र में लोगों को इस्तीफा देने का अधिकार है। हमने उनसे भी सवाल किया कि इतने भारी तादाद में इस्तीफा देना, यानी सीधे सीधे आप कहीं न कहीं खरीद फरोख्त की बात हो या लालच की बात हो, उसी तरह इनका भी पूरी तरह से फेलुअर है। मेरे एक बहुत बड़े पुलिस अधिकारी से भी बात हुई थी, उन्होंने ये कहा था कि सीएम को ये फीडबैक दिया जा रहा था कि आपके 16 से 17 विधायक कूट सकते हैं सिंधिया जी समर्थक, तो उन्होंने उसको बहुत हल्के में लिया और बोले वो तोड़ेंगे, मैं 6 मैं भी तोड़ रहा हूं। 16 से 17 उन्होंने अस्वीकार कर दिया, उन्होंने कहा 4-5। तो सबसे बड़ा फेलियर तो मैनेजमेंट गुरु के नाम से ही जाने जाते थे, इसलिए कोई और होता तो मैं मानता। अब आपके जब विधायक चले गए, अब आप ये कह रहे हैं कि भाई उनको ये कह के सिंधिया जी ले गए कि हमको दबाव बनाना है राज्यसभा के लिए, हमको कुछ लोगों को ये भी कह रहे हैं कि अलग पार्टी बना रहे थे इसलिए उनके साथ चले गए। ये उनको किसी भी विधायक को नहीं मालूम था कि बीजेपी में सिंधिया जी चले जाएंगे। कितने दिनों तक आप भी जानती हैं, विकास जी भी जानते हैं कि एक 5 स्टार होटल में बंगलौर के कितने दिनों तक रुके। इस्तीफा देने की बात आई तो आपने उन विधायकों को क्यों नहीं छोड़ा कि जाके खुद आप इस्तीफा दो विधानसभा अध्यक्ष का? सामान्यतः नियम यही है कि विधानसभा अध्यक्ष के समक्ष आप जब कोई विधायक इस्तीफा देना चाहता है तो वहां जाकर के, मैं उस बात का गवाह हूं, सत्यव्रत चतुर्वेदी जी ने विधानसभा के अंदर खुद इस्तीफा देने की बात कही थी। वो जो आप इस्तीफा कोई और लेके आ रहा है, उनको आपने वहां कर रखा है, फिर आप फोटो सेशन करवा के ऐसे उनके साथ इस्तीफे के जो कागज था उसके सबके फोटो खिंचवा के भेज रहे, तो ये सबको मालूम है, आप तर्क कुछ भी दे। उसी तरह ये सबको मालूम है कि कमलनाथ जी वहां पूरी तरह से फेल हो गए। ये मिथुन जी पहले कुछ तर्क दे। आपके एक साथ 4 तो ऐसे थे जो दिव्या सिंह जी के समर्थक थे, हरदीप सिंह मीनाक्षी नटराजन समर्थक थी, एलन सिंह कंसाना, बिसाहू लाल सिंह, ये आपके समर्थक थे, ये कैसे चले गए उनके साथ? यानी कहीं न कहीं आपकी सरकार में सुनवाई नहीं हो रही थी। जो बिसाहू लाल जी ने आरोप लगाया कि उनके पास जाते थे कमलनाथ जी के पास तो वो बोलते थे चलो चलो चलो, उनके पास टाइम ही नहीं देते थे वो किसी को। कमलनाथ जी तो छोड़िए, उनके जी रोक रही हूँ आपको, हम मुरैना के सुमावली का रुख कर लेते हैं। यहाँ पे विधानसभा के पचौरी के धर्मजीतपुरा में फायरिंग हुई और फायरिंग में किसी तरह का कोई नुकसान तो बहरहाल नहीं हुआ है, लेकिन मतदान के दौरान ये फायरिंग हुई है। तो बड़ी खबर आपको इस वक्त बता रहे हैं। तो फायरिंग में किसी के भी हताहत होने की तो कोई जानकारी नहीं मिल रही है। मामूली विवाद के बाद ये फायरिंग हुई है। तस्वीर इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे सुमावली में पचौरी के धर्मजीतपुरा में ये फायरिंग हुई है। तो ये देखिए फायरिंग की तस्वीरें आप के टेलीविजन स्क्रीन पर, ये जो लाल घेरा दिख रहा है आप उसमें देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर फायरिंग की गई है। मतदान के दौरान ये फायरिंग हो रही है। अमन सक्सेना हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं, जिनके साथ और ज्यादा जानकारी उनसे ले लेते हैं। अमन, ये मतदान केंद्र से कितनी दूरी पर ये फायरिंग हुई है?
बिल्कुल रस, मैं आपको बता दूं ये मतदान केंद्र की थोड़ी ही दूरी है जहां पर ये फायरिंग हुई है और लाइव शॉट जो चल रहा है वहां पर जो कार्यकर्ता है उनके द्वारा बूथ को कैप्चर करने की पूरी कोशिश की जा रही है। लगातार सुमावली विधानसभा से ऐसी अप्रिय घटनाएं होती जा रही है। सुबह एक घटना हुई थी जिसमें एक लड़के के युवक के सर में गोली लगी है, जो कांग्रेस पर आरोप लगा था सर में, उसकी हालत गंभीर है, उसको ग्वालियर रेफर कर दिया गया है। तो वहीं अभी दूसरी अप्रिय घटना हुई है जो कि सुमावली विधानसभा की ग्राम पचौरीपुरा में, जहां पर कवरेज भी चल रहा है। उस दौरान वो सामने से कुछ बदमाश आते हैं जो बंदूक लेकर आते हैं, हथियारबंद होते हैं, फायरिंग करना शुरू कर देते हैं तारदार तरीके से। और कुछ जानकारी मिल पा रही है कि किनके ये समर्थक बताए जाते हैं, ये जो लोग दबंग लोग पहुंचते हैं फायरिंग करते हैं, किस पार्टी से इनका संबंध है, कुछ जानकारी मिल पा रही है? निश्चित तौर पर इस चीज पर दोनों पे आरोप प्रत्यारोप बार बार लग रहे हैं। कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी करवा रही है और बीजेपी कह रही है कांग्रेस। तो वही तक बार बार सुबह जो हुई थी वो कांग्रेस पर आरोप लगा, अभी की जो फायरिंग हुई है वो बीजेपी पर आरोप लगा। कहीं ना कहीं ये एक तरह से प्रशासन और पुलिस के लिए सवालिया निशान खड़ा करता है कि इसमें चप्पे चप्पे पर मुस्तैद सुरक्षा बल को किया गया, उसके बाद भी अब ये घटनाएं शहर में हो रही है, विधानसभा में हो रही है, जबकि क्रिटिकल मतदान केंद्र माना जाता है मुरैना के सुमावली विधानसभा को। बिल्कुल अमन, क्योंकि 9 बजे भी जब आपकी और हमारी चर्चा हुई थी उस वक्त 9 बजे भी फायरिंग हुई थी और एक शख्स के घायल होने की जानकारी भी मिली थी, जिसको आपने भी जानकारी दी है कि उसको ग्वालियर रेफर कर दिया गया है। दूसरी घटना है, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति एक तरह से पूरी यहाँ पे फेल नजर आ रही है। जिले के कप्तान क्या कर रहे हैं, क्योंकि उस वक्त तक वो जिस जगह पे फायरिंग हुई थी घटनास्थल पर पहुंचे नहीं थे। बिल्कुल, बाद में जिले के कप्तान और मुरैना कलेक्टर जो निर्वाचन अधिकारी है वो घटनास्थल पर पहुंचे, परंतु बहुत देर हो चुकी थी जब तक वो वहां से जा चुके थे। हालांकि वहां के लोगों का आरोप है कि पुलिस की भी वहाँ एक वो रहा कि नहीं, उनके पीछे अगर थोड़ी दूर तक वो लोग भागते जो वहाँ पर सीआई थे के वो मौके पर मौजूद थे, तो अगर वहाँ थोड़ा सा दूर पुलिस जाती तो शायद वो गिरफ्त में आ सकते थे। तो कहीं ना कहीं ये एक तरह से सवाली निशान ये करता है कि इतना फोर्स होने के, इतना भारी बल आ चुका है मुरैना में, 20 कंपनियां तैनात है, 8000 से ज्यादा पुलिस बल तैनात है, उसके बाद भी अब ये घटना होती है तो कहीं ना कहीं प्रशासन पर सवाली निशान खड़ा जरूर होता है। चलिए आप नजर बनाए रखिएगा, दिन भर आपसे अपडेट हम आगे भी लेंगे। बहरहाल शुक्रिया जानकारी के लिए। त्रिपाठी जी, मुरैना में ये दूसरी ऐसी घटना फायरिंग के सामने आई है। सुबह 9 बजे के आसपास जब पहली फायरिंग होती है तब उसमें एक शख्स घायल होता है और उसके बाद उसको अब उसकी क्रिटिकल कंडीशन है तो उसको ग्वालियर रेफर कर दिया गया। दूसरी ये घटना है, क्या मतलब धन बल और दबंगाई के ही बल पे चुनाव जीते जाएंगे क्या? ये नहीं कह सकते, इसमें कैंडिडेटों पे बहुत सारा निर्भर करता है। एदल सिंह कंसाना वहां कांग्रेस से भी आपने देखा होगा 18-20 हजार से करीब जीते थे। एदल सिंह कंसाना पहले उनका अपना खुद का जनाधार है या दबंगई है, इसके पहले बहुजन समाज पार्टी से वो जीतते रहे हैं, एक बार जीता, दूसरी बार वो फिर से बहुजन समाज पार्टी से जीते थे। वहां विधानसभा के अंदर है, शुरुआत तो मिथुन जी की पार्टी ने किया था, बीएसपी 11 सीट पहली बार जीती थी, लेकिन दिग्विजय सिंह जी ने एदल सिंह कंसाना के नेतृत्व में 5 को तोड़ दिया था। और जब तोड़ दिया था तो दल बदल न लगे, उस समय 1/3 अगर टूटते हैं तब दल बदल नहीं लगता था। बाद में ये चेंज हो गया, परिवर्तन हो गया कि अब 2/3 जब टूटेंगे तब दल बदल विधेयक नहीं लगेगा। तो एदल सिंह का अपना खुद का प्रभाव है, खुद का अपना वहां बाहुबल है। और ये जो मुझे लग रहा है, एक तो सरकार से है, मंत्री है, तो निश्चित तौर पे जो आप कप्तान जी की बात कर रहे थे, कप्तान जी हो चाहे कलेक्टर हो चाहे अन्य पदाधिकारी हो, जब कोई मंत्री सामने होता है तो कहीं ना कहीं एक मनोवैज्ञानिक दबाव उस पर आ जाता है। अब इन स्थितियों में अभी ये तो देखने की बात है कि घायल कौन हुआ, कार्यकर्ता किसका है, कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता घायल हुआ है या बीजेपी का घायल हुआ है या बहुजन समाज पार्टी का घायल हुआ है, ये अभी बात सामने निकल के नहीं आ रही। लेकिन वहां अजब सिंह कुशवाहा भी जो है वो उनका अपना थोड़ा बहुत प्रभाव है, लेकिन एदल सिंह कंसाना बाहुबली होने के साथ साथ मंत्री भी है और सत्ता भी उनके साथ है। तो ये उम्मीद तो पहले ही की जा रही थी। ये तो अच्छी बात है कि सिर्फ सुमावली से बात, अभी और वहां से कई जगहों से, जो चंबल का एरिया है ग्वालियर चंबल का, उसमें ये उनकी फितरत में है, स्वभाव में है कि इसके पहले पेटी लूटे जाने की मुझे ध्यान है कि जब ये ईवीएम से नहीं होता था तब वहां पेटी लूटने की, मतदाता जो पेटी होती थी वो ले जाके नदी में फेंक देने की, चंबल में फेंक देने की, घाटी में, ये आए दिन खबरें आती रहती थी। फिर दोबारा मतदान होता था, 100 जगह अगर लूट हुई है तो 25 जगह मतदान हो जाता था। तो वहां बहुत सारा बाहुबल के आधार पर चुनाव परिणाम आते रहे हैं। अब ईवीएम है, ईवीएम जाएगी तो ईवीएम में वो रहता है कि कितने वोट पड़ चुके हैं कितने नहीं पड़ चुके। तो ये हमें लगता है ये सुखद, अभी जो खबरें आ रही हैं सुमावली के अलावा बाकी जगह से इस तरह की खबरें नहीं आ रही हैं, तो एक सुखद समाचार है रस जी।
लेकिन रेपा-नगर में त्रिपाठी जी मतदान चुनाव का ही बहिष्कार कर दिया गया है। हाँ, वो अलग है, वो उनका अधिकार है। चुनाव का बहिष्कार उन्होंने विकास के मुद्दे के लिए किया होगा, सड़क को लेकर किया होगा, पेयजल के कुछ वहां के जो किसी मोहल्ले के किसी बूथ के लोगों ने बहिष्कार करने की बात कही होगी, क्योंकि चुनाव के दौरान जब इस तरह से होता है कि घरों के सामने लोग अगर लिख देते हैं कि मेरे यहाँ कोई भी संपर्क न करे, मैं चुनाव का बहिष्कार करता हूं, तो हाईलाइट होता है। जब हाईलाइट होता है तो उस क्षेत्र का, उस मोहल्ले का, उस बूथ का जो मांग होती है उसकी तरफ सरकार का ध्यान चला जाता है। ये एक तरह से प्रक्रिया बन चुकी है अपनी तरफ खींचने का। एक महीने पहले भी हमने इस खबर को लगातार 2 से 3 दिन तक दिखाया था कि वहां पे इस तरह की नाराजगी देखने को मिल रही है। फिर एक हफ्ते पहले भी हम इस खबर को दिखाते हैं, उसके बाद भी जो जिम्मेदार हैं उनकी तरफ से किसी तरह के कोई प्रयास नहीं किए गए और आज नतीजा ये है कि चुनाव का बहिष्कार किया जा रहा है। बहिष्कार कुछ इसके पहले जब आम चुनाव हुए थे तो छतरपुर तरफ से बहुत सारी खबरें आई थी कि उन्होंने वोट नहीं डाला, फिर लोगों ने जाके समझाया, उन्होंने वोट डाला, पूरे एक वहां से तो छतरपुर तरफ से ऐसी खबर आई थी कि उस बूथ में एक भी वोट नहीं पड़े थे। फिर जाके बड़े अधिकारी भी पहुंचे, नेता भी पहुंचे, उन्होंने वोट डालना शुरू करवाया। लगभग 2, ढाई, 3 बजे के करीब शुरू हुआ था। तो ये बहिष्कार देखने वाली बात ये है रस कि उस बूथ में कितने वोट पड़े हैं जहां बहिष्कार हुआ है। कुछ लोगों ने बहिष्कार किया है तो वो कौन सी मांग है उनकी, आगे चल के हो सकता है 3 बजे के बाद वोट डाल दे। तो ये एक तरह से प्रक्रिया बन चुकी है लोगों को आकर्षित करने के लिए, अपनी मांग को आकर्षित करने के लिए, हाईलाइट करने के लिए, जिससे हमारी मांग पूरी हो। ठीक है मिथुन जी, लगातार हम चर्चा कर रहे हैं, इससे पहले भी हमारे सहयोगी ने बताया था कि बीजेपी है वो कांग्रेस पर आरोप लगा रही है कि कांग्रेस के कार्यकर्ता ही फायरिंग कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहली बात, इस तरीके की जो हिंसक घटनाएं हो रही हैं, मैं सभी से निवेदन करूंगा कि ऐसी हिंसक घटनाएं ना हो, ऐसे प्रयास सभी की तरफ से किए जाने चाहिए, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ एनी पार्टी, कोई भी पार्टी हो। और भारतीय जनता पार्टी के लोग अक्सर इस तरीके की घटनाओं में इन्वॉल्व रहते हैं। आप देखेंगे इस आने वाले समय में इस घटना का भी पता चलेगा। मेरा निवेदन ये है कि इस समय जो चुनाव आयोग है, जिस चुनाव आयोग ने कमलनाथ जी का स्टार प्रचारक का दर्जा छीनने में अपनी ऊर्जा लगाई और जिस निर्णय को सुप्रीम कोर्ट ने स्टे भी किया, ऐसे निर्णय देने की बजाय यदि ठीक प्रशासनिक जमावट वहां होती और कांग्रेस पार्टी ने जो शिकायतें की थी कि कई सारे ऐसे संवेदनशील बूथ हैं जहां हिंसा की संभावना है, वहां अगर ज्यादा पुलिस की जमावट होती, ज्यादा सख्त प्रशासन होता, तो मुझे लगता है इस तरीके की घटनाएं या कम होती या इन पर रोक लगती। चुनाव आयोग को चाहिए कि सही प्रशासनिक जमावट वहां पर करे। और ये जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं जो केवल सत्ता बल, धन बल, बाहुबल के आधार पर सत्ताएं चलाने का और सत्ताएं जारी रखने का प्रयास कर रहे हैं, ऐसे प्रयासों को रोका जाना चाहिए। मेरा निवेदन है, कोई भी व्यक्ति हो, हिंसा का किसी को भी समर्थन नहीं करना चाहिए। राजनीतिक रूप से आप किसी के समर्थक हो सकते हैं, किसी के विरोधी हो सकते हैं, किसी विचारधारा के आप उसमें संलग्न हो सकते हैं, लेकिन हिंसा किसी भी मामले का उपाय नहीं है। तो हिंसक प्रयासों को शासन, प्रशासन, राजनीतिक पार्टियां और जनता सब लोग मिलकर के रोकें, ऐसा मेरा निवेदन है। बोलिए जी। ये तो बड़ा अच्छा विचार है। चुनावी राजनीति में हिंसा नहीं होनी चाहिए, बहुत वेलकम करता हूं मैं, लेकिन साथ में आरोप लगाना दूसरे दल के ऊपर, इसकी बड़ी निंदा करना पड़ेगी। देखिए, उसके ऊपर टिक्का टिप्पणी फौरन करने लगना, ये भी निंदा करनी पड़ेगी। अरे भाई, आपको क्या खबर है अभी वहाँ क्या आयोग? नहीं, मुझे खबर ये है कि बिसाहू लाल सिंह जी आपके कार्यकर्ताओं को तमंचे पे डिस्को करा रहे हैं, ये सही है या गलत है? ठीक है, मैं आप दोनों के पास आऊंगी। बलवंत भट्ट हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं, उनसे जान लेते हैं, बलवंत से जान लेते हैं कि किस तरह का माहौल वहाँ पे देखने को मिल रहा है। बलवंत, किस तरह की तस्वीर है? बिल्कुल शांतिपूर्ण यहाँ पे मतदान जारी थे और लगातार जो प्रशासनिक टीम है वो मॉनिटरिंग कर रही है। खुद कलेक्टर और एसपी लोग सुबह से क्षेत्र में घूम रहे हैं, एक एक पोलिंग बूथ का दौरा कर रहे हैं। लगातार यहाँ पे जो टीमें बनाई गई थी वह क्षेत्र में घूम रही है और सभी पोलिंग बूथों पर अभी तक शांतिपूर्ण मतदान की खबर आ रही है। जी, अभी तक कुछ जानकारी मिल पाई हो कितने प्रतिशत तक का मतदान वहाँ पे हो चुका है? आंकड़े की बात करें तो 10 बजे तक का जो आंकड़ा सामने आया था उसमें लगभग 20% मतदान होने की जो जानकारी तो प्राथमिक तौर पर सामने आई थी। लगातार मतदान जारी है और कई मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की भीड़ लगी है। मतदाताओं में भारी जोश नजर आ रहा है मतदान के लिए और लोग बढ़ चढ़ कर अब इसमें हिस्सा भी ले रहे हैं। जी, इसी सीट से क्योंकि डंक अपनी एक बार फिर से किस्मत आजमा रहे हैं। पिछली बार 2018 की अगर हम चुनाव की बात करते हैं तो उनकी जीत का मार्जिन 1000 के आसपास ही रहा था। इस बार क्या लग रहा है?
बिल्कुल, आप पहले कांग्रेस में हरदीप सिंह डंग हुआ करते थे और पिछली जीत की अगर बात करें तो मैं 350 वोट से उनकी जीत हुई थी। हालांकि वह कांग्रेस में थे, अब बीजेपी में आ गए हैं, उनका चेहरा लोकप्रिय है, जनता आपकी उसको किस तरीके से देखती है और किस तरीके से मतदान करती है यह तो 10 तारीख को पता चलेगा। लेकिन कहीं ना कहीं हरदीप सिंह डंग के लिए बड़ी मुसीबत ये चुनाव साबित हुआ है। लगातार उनको अंदरूनी विरोध अगर झेलना पड़ा तो सबसे ज्यादा इसी पार्टी में उनको झेलना पड़ा। जी, क्योंकि सबसे जीत का मार्जिन जो था 2018 में सबसे कम हरदीप सिंह डंग का ही था, 350 वोटों से वो जीतते हैं। इस बार जो क्षेत्र की जनता है वो किन मुद्दों के आधार पर वोट कर रही है? महात्मा विधानसभा की अगर बात करें तो यहाँ पे कई प्रमुख मुद्दे हैं। उससे अलग हटके अगर बात की जाए तो यहाँ पे पिछले साल जो बारिश हुई थी और पूरे क्षेत्र बाढ़ की चपेट में आया था और उससे अभी तक लोग उभर नहीं पाए हैं। कहीं ना कहीं जनता में उसको लेकर भी आक्रोश है कि जो मुआवजा निर्धारित हुआ था और जो उनको मिलना था वह कहीं ना कहीं जो सरकारों के उलटफेर हुए हैं उसके कारण किसान वंचित रहे हैं। कर्ज माफी और क्षेत्र की जो कई विकास है उनको लेकर भी जनता चाह रही है कि कहीं ना कहीं चाहे सरकार कोई सी भी हो लेकिन जनता के काम नहीं रुके। लेकिन इन सरकारों के उलटफेर होने के कारण कहीं ना कहीं जनता को अब अपने कामों के लिए इंतजार करना पड़ रहा है। जो काम उनके होने थे अब उनको होने की कोई संभावना नहीं जताई जा रही। जी, इस तरह से उपचुनाव हो रहे हैं, इसमें नाराजगी देखने को मिल रही है और दूसरी चीज ये है कि दल बदल का जो मुद्दा है वो सुवासरा की जनता पर कितना हावी है, क्या वो प्रभाव कर रहा है, उसका प्रभाव देखने को मिल रहा है? बिल्कुल, देखिए दल बदल का मुद्दा यहाँ पे साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। तस्वीरें हमने कई बार देखी कि खुद हरदीप सिंह डंग गाँव के दौरे में जाते थे तो चाहे वो कांग्रेसी हो लेकिन कहीं ना कहीं उनका विरोध, कई गाँव में उनको घुसने नहीं दिया जाता है या कई गाँव में उनके खिलाफ जमकर नारेबाजी की जाती है। पहले भी वह दूसरे दल में रहे थे लेकिन कभी विपक्ष ने इस तरह का विरोध नहीं किया। लेकिन इस बार इस तरह का विरोध सामने आना कहीं ना कहीं दल बदल का मुद्दा काफी हावी है और जनता में इसको लेकर आक्रोश भी साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। जी, चलिए नजर बनाए रखिएगा, दिन भर अपडेट आपसे हम आगे भी लेंगे। बहरहाल शुक्रिया बलवंत जानकारी के लिए। त्रिपाठी जी, नाराजगी देखने को साफ मिल रही है। पिछली बार जब 2018 में चुनाव होते हैं तो 350 वोटों से यहाँ पे डंग जीतते हैं। सबसे कम मार्जिन पूरे विधानसभा में इन्हीं का ही रहता है। किस तरह से इस पूरे चुनाव को देखते हैं? और साथ ही अगर राज्यवर्धन सिंह दत्ती गांव की अगर बात करें तो सबसे ज्यादा वोटों से 41,506 वोटों से यही जीतते हैं। तो इस बार के समीकरण एज इट इज रहेंगे या वाकई में बदलेंगे? देखिए, जहां तक डंग की बात है तो आप 350 वोट की बात कर रहे हैं, तब वो कांग्रेस से थे। बीजेपी के वोटर कितना उनका समर्थन कर रहे हैं ये तो सब जगह है। राजवर्धन सिंह दत्ती गांव जो 41,000 से जीते ना, उसमें शेखावत का विरोध था। जो वर्तमान विधायक थे वहां के 13 में, उनके अगेंस्ट भी वोट गया, साथ में राजवर्धन सिंह जी का अपना खुद का समर्थन रहा। यहां जो बात है, ये पूरे 25 जहां जिन लोगों ने छोड़ा, खासकर शुरू में जो 21-22 थे, उनके खिलाफ वहां की जनता ने पसंद नहीं किया उसको। इसीलिए बीजेपी, जब ये इनका सर्वे हुआ तो बीजेपी को, मैं आपको बता दूं, बीजेपी की अपनी खुद की भी टीम है संघ की, जो सर्वे करके उनका लगभग सटीक आता है। उनको जो फीडबैक आया था उसमें यही आया था कि जनता नाराज है। वोट तो जनता को देना है, कार्यकर्ता तो आप पहुंचा सकते हो बूथ तक, आप जगह जगह बैनर पोस्टर लगा सकते हो, उनके घर तक पर्ची पहुंचा सकते हो, लेकिन वोट तो अंदर वोट में ही पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में डंग के साथ भी ऐसा है। और ये डंग भर के नहीं, कई जगहों पर और जहां दबंग लोग हैं, ऐदल सिंह जी हैं, गोविंद राजपूत हैं, इनकी बात छोड़ दें, लेकिन दूसरी जगहों पर भी जो बीजेपी के प्रत्याशी कांग्रेस छोड़ के गए हैं बीजेपी में, उनको कई गांवों में इस तरह का विरोध का सामना करना पड़ा है। और शायद जिस तरह से आपने कहा है कि बीजेपी एक अपना इंटरनल सर्वे करवाती है, वो कुछ हद तक जो बाद में उसको विकास के मुद्दे पे ये कन्वर्ट करते गए कि विकास विकास विकास, जिससे ये दल बदल का मुद्दा कहीं न कहीं डाइल्यूट हो